Welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur. I teach economics in Mata Monde USL Public School. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड आउट किया गवर्नमेंट बजट एंड गवर्नमेंट बजट के अंदर टॉपिक आता है टैक्स एंड मीनिंग ऑफ टैक्स. सो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट दैट इज़ पेड बाय द टैक्स पेयर, जो कि टैक्स पेयर पे करता है. अगर टैक्स पेयर टाइम पे पेमेंट नहीं पे करता तो उसको लीगल पनिशमेंट भी मिलती है और फाइन भी पे करना पड़ता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस. क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है टैक्सेस को: प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल. सेकेंड इज़ स्पेसिफिक एंड वैल्यू एडेड टैक्स. थर्ड वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सो वन बाय वन को हम रीड आउट करेंगे. First is progressive tax. Progressive tax means if rate of tax is increases with increase in the tax base. tax base होता है हमारी इनकम. जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही जो रेट है टैक्स का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. दैट इज़ नॉन एज प्रोग्रेसिव टैक्स. जैसे हमारी इनकम 2 लाख है तो उस पर हम 5% टैक्स पे कर रहे हैं. जैसे हमारी इनकम अब 2 लाख से 4 लाख हो जाएगी तो रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स 10%. सो अंडर प्रोग्रेसिव टैक्स द हायर द टैक्स बेस, जितना टैक्स बेस इनकम हमारी हाई होएगी द हायर इज़ द रेट ऑफ द टैक्स, उतना ही टैक्स का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द टैक्स बेस रेफर्स टू. टैक्स बेस क्या होता है? इकोनॉमिक वेरिएबल अपॉन विच द टैक्स इज इम्पोज. इकोनॉमिक वेरिएबल अब हमारे पास है हमारी इनकम टैक्स में हमारे पास इनकम होएगी. अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारे पास गुड्स होती हैं जिसके जो प्राइस हम पे करते हैं गुड्स ख़रीदने के लिए उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है. सो एग्जांपल है इसमें. सपोज इफ़ टैक्स इज़ इम्पोज ऑन अ पर्सन हैविंग एन इनकम ऑफ 10,000 per month, 10% tax is imposed on a person having income of 20,000 per month, and likewise 15% tax is imposed on a person having an income of 30,000 per month. 5% टैक्स लग रहा है हमारी इनकम अगर 10,000 है. 10% टैक्स रेट लगेगा अगर हमारी इनकम 20,000 है और 15% टैक्स लगेगा अगर हमारी इनकम 30,000 है. तो दिस इज़ क्लियर विद एग्जांपल कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही टैक्स का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. सेकेंड इज़ रिग्रेसिव टैक्स. जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही हमारा टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है, डिक्रीजेज इन द टैक्स ऑफ रेट. सो रिग्रेसिव टैक्स, if the tax rate decreases with an increase in the tax base, such a tax is known as regressive tax. एग्जाम्पल है, अगर किसी पर्सन है उसकी इनकम 10,000 है तो वो टैक्स रेट 5% दे रहा है. अब उसकी इनकम 20,000 10 से 20,000 हो गई है तो वो टैक्स रेट दे रहा है 4%. अब 20,000 से अगर इनकम 30,000 है तो वो टैक्स पे कर रहा है 3%. सो इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि हमारी इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जो टैक्स का रेट है वो इनकम बढ़ने के साथ डिक्रीज़ कर रहा है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स. नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है फर्स्ट कैटेगरी का, प्रोपोर्शनल टैक्स. इफ़ द टैक्स ऑफ रेट रिमेन्स सेम एट एवरी लेवल ऑफ टैक्सेस, जितनी भी हमारी इनकम हो लेकिन जो टैक्स का रेट है वो सेम ही रहना है. चाहे हमारी इनकम 10 लाख है, चाहे 50 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, तो हमारा टैक्स रेट एक ही रहना है. मीन्स टू से जैसे 5% है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स. Second category is specific tax and value added tax. Specific tax means if a tax is imposed on the basis of size, weight or number of units of the commodity, such a tax is known as specific tax. Example है इसकी, गवर्नमेंट इम्पोज करता है टैक्स of ₹5,000 per car on the car producing firm. This tax will be shown as specific tax. किसी स्पेसिफिक आइटम पे, स्पेसिफिक कमोडिटी पे जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है स्पेसिफिक टैक्स. जैसे कि गारमेंट्स अगर हम लेने जाएं तो उस पर पर क्लॉथ, पर उस आइटम पे टैक्स लगेगा. शर्ट पे टैक्स लगेगा, जहाँ जीन्स ले रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा, पर आइटम पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ नॉन एज स्पेसिफिक टैक्स. Next is value added tax. If tax is imposed on the value added during various stages of production, हमारे प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं. जैसे कि शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थ्रेड भी अपने आप ही प्रोड्यूस करती है और उससे कपड़ा बनाती है, देन वो शर्ट बनाती है। सो हमें पहले कॉटन, फार्मर से कॉटन लेनी पड़ेगी, कॉटन को देन हम वेव करेंगे और उससे थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से देन क्लॉथ बनेगा, क्लॉथ से फिर शर्ट कटिंग होएगी, देन शर्ट मेकिंग होएगी, बटन्स लगेंगे, कॉलर्स, कफ वगैरह लगेंगे, तो दैट्स वाई फाइनल प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हर एक स्टेज पे, जैसे कॉटन फार्मर ने 500 रुपये की सेल की, तो थ्रेड मिल बनाने वाली उस थ्रेड को या सेल कर रही है 1000 पे। तो हर एक यूनिट, हर एक लेवल पे हमारी जो वैल्यू है वो ऐड हो रही है प्रोडक्ट में। सो दिस इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। Next, third portion is direct tax and indirect tax. Direct tax means if the tax is paid by the taxpayer directly to the government. जो टैक्स पे कर रहा है टैक्स पेयर, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है और उस इनकम पे मेरे अलावा कोई और टैक्स नहीं पे कर सकता, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Money burden and real burden of such a tax is on the same point and there is no possibility of shifting of such taxes. मनी बर्डन होता है कि किसने मनी पे करनी है और रियल बर्डन होता है कि कौन पर्सन पे कर रहा है। सो मनी, पैसे भी मैंने ही पे करने हैं और सिरदर्दी भी मेरे पे ही है कि मैंने ही टैक्स पे करना है। सो एग्जांपल है इसकी इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। Next is, according to Dalton, a direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed. जिस पर्सन पे लीगली, कानूनी ये टैक्स लगाया जाता है, वही पर्सन इस टैक्स को पे करता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, वो वाला टैक्स जो पे किया जाता है इनडायरेक्टली, टैक्स पेयर इनडायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, सच टैक्स इज नॉन एज इनडायरेक्ट टैक्स। मनी बर्डन और रियल बर्डन है इस टैक्स का, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे शिफ्ट कर जाता है। जैसे हम मार्केट से ग्रॉसरी लेने गए, तो जो टैक्स लगता है सामान पे वो सेलर पे लगता है कि जो बंदा बेच रहा है, रिटेलर है, वो टैक्स पे करेगा, लेकिन वो चीज़ों के प्राइस इंक्रीज़ करके हमसे टैक्स चार्ज करता है, कंज्यूमर से टैक्स चार्ज करता है। सो टैक्स पे करना सेलर ने है, लेकिन वो पैसे चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से। सो इनडायरेक्टली पे कर रहा है सेलर, डायरेक्ट वे से नहीं पे कर रहा, इनडायरेक्टली पे कर रहा है, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय एक्चुअल पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय एक्चुअल टैक्स पेयर टू द सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी एंड सेलर और प्रोड्यूसर पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स में हम, जैसे मैं हूँ, मैंने ही अपनी इनकम पर टैक्स पे करना है, तो मैं ही टैक्स पे करूँगी अपनी पॉकेट में से। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर जो सेलर है वो टैक्स चार्ज करता है कंज्यूमर से, फिर वो टैक्स जो इकट्ठा कर लेता है कंज्यूमर से वो आगे गवर्नमेंट को पे करता है, डिपॉजिट करवाता है। सेकेंड पॉइंट इज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट अ डायरेक्ट टैक्स वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स को किसी पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा टैक्स है, मैं कोई और मेरा रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है वो पे कर दे, ये ऐसे नहीं होगा। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जो सेलर है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। मनी बर्डन एंड रियल बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स आर ऑन द सेम पॉइंट, वेयर एज मनी बर्डन एंड रियल बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स। सेम पॉइंट है। पेमेंट है जो डायरेक्ट टैक्स की, इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट है वो पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक हम परचेज़ नहीं करते। जितनी देर तक हम दुकान पे नहीं जाएंगे सामान खरीदने के लिए तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। डायरेक्ट टैक्स इज़ प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे टैक्स का रेट भी हाई हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स इज़ रिग्रेसिव। जितनी हम ज़्यादा खरीदेंगे आइटम्स तो हमारा टैक्स रेट कम होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव टैक्स एज अ बर्डन ऑफ सच अ टैक्स इज इक्वल ऑन ऑल द सेक्शन। सभी सेक्शन पे ये इक्वल होता है कि जैसे हम गारमेंट्स खरीदने गए या शुगर, मान लो शुगर खरीदने गए हैं, ग्रॉसरी है, शुगर जो है वो सेम अगर 30 रुपीज़ चार्ज कर रहा है तो 30 रुपीज़ पर केजी सभी से, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है चाहे मिडिल क्लास है, सभी से एक रेट ही चार्ज होएगा। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जो होता है, रिच पीपल की इनकम ज़्यादा होती है तो उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है और
जो पुअर है उनकी इनकम कम होती है तो उनको टैक्स रेट कम पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स इज जनरली इम्पोज ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पे होता है, वेल्थ पे होता है और प्रॉफिट पे हम इम्पोज करते हैं, लगाते हैं। वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज ऑन द परचेज और कंजप्शन मेड बाय द टैक्स पेयर। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो इम्पोज होता है, लगाया जाता है परचेज और कंजप्शन, जो कि टैक्स पेयर करता है। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, जो कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? हमने पढ़ा कि जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, उसके अंडर फर्स्ट हेडिंग है टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट तो कर ली कि गवर्नमेंट को इनकम होती है टैक्स से। अब नॉन टैक्स इनकम कौन कौन सी है? सो फर्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट की कुछ गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनीज होती हैं जो कि सरकार चलाती है, जिनमें सरकार का कोई हिस्सा होता है, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ हैं, इंडियन ऑयल आर अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये गवर्नमेंट ही चलाती है इन कंपनीज़ को, और जो इनको गुड्स अपनी सेल करके प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट की इनकम में ऐड हो जाता है। सेकेंड इज़ फीस एंड लाइसेंस फीस। हमारी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की फ़ीस चार्ज करती है। एग्जाम्पल है जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ बर्थ एंड डेथ, passport fees paid in government schools and colleges, fees paid in government hospitals are the examples of such a fees charged by the government. So these are the fees. लाइसेंस फ़ीस होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस है, या कोई शॉप है मैंने खोलनी, उसके लिए मुझे पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए, या मैं अपनी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दीज आर द इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट covered under लाइसेंस फीस। थर्ड इज़ एस्टीट। जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है लेकिन उसका कोई लीगल हायर नहीं होता, या अपनी वो विल में, अपनी वसीयत में किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं करके जाता, तो वो वाली प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, गवर्नमेंट उसको फोरफिट जब्त कर लेती है। सो दिस इज़ द एस्टीट। गवर्नमेंट क्यों करती है इसको? बिकॉज वो वाली प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता। रेवेन्यू जो होता है, इनकम होती है जो एस्टेट से, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, और वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट इज़ फाइन्स एंड फोरफीचर्स। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमिक पॉलिसी को चलाने के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो अलग अलग टाइप के फ़ाइन्स इम्पोज करती है हम पे। तो वो फाइन्स क्या हैं गवर्नमेंट के लिए? रेवेन्यू रिसीट हैं और नॉन टैक्स रिसीट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ फीचर होता है, जैसे कोई अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। सो दीज आर द फोर फीचर्स। जैसे कि जुडिशरी और गवर्नमेंट फोरफीट करती है सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स प्रॉमिस्ड बाय द दोज हु आर नॉट फुलफिल देयर लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसमें हमने अपने पैसे लगाए हुए हैं, शेयर्स होते हैं, वो हमने ख़रीदे हुए हैं, लेकिन उस पर भी पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट अगर हमने नहीं की तो सरकार क्या करेगी? हमारा पैसा जब्त कर लेगी, और उस पैसे को बोला जाता है फोरफीचर करना। नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अपना पैसा और भी कहीं डिपॉजिट करवाया होता है या इन्वेस्ट किया होता है, तो उस जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट पे, जो इनकम मिलती है गवर्नमेंट को, दिस इज़ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं, या तो कंट्री में से, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गए, या अर्थक्वेक आ गए, वार होगी, तो इमरजेंसी की सिचुएशन पे गवर्नमेंट ग्रांट्स और गिफ्ट्स वगैरह रिसीव करती है। सो दीज आर कवर्ड अंडर दिस हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? वो वाली रिसीट्स विच क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, लोन टेकन बाय गवर्नमेंट इज़ द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि एक बार तो हम लोन ले लेते हैं लेकिन बाद में उसकी पेमेंट तो हमने करनी है। सो लोन इज़ अ रिसीट इन द प्रेजेंट। एक प्रेजेंट टाइम पे ये हमारे लिए रिसीट होती है, लेकिन लायबिलिटी होती है इन फ्यूचर, क्योंकि हमने पेमेंट करनी होती है इसकी।
सो कैपिटल रिसीट, सेकंड पॉइंट इज कैपिटल रिसीट कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के एसेट्स पर रिडक्शन कैसे होएगी? अब गवर्नमेंट ने लोन ले लिया तो उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो पुराने इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ पुराने जैसे उसने डिपॉजिट करवाए हुए हैं कहीं, तो उस डिपॉजिट को वहाँ से निकालेगी, इन्वेस्टमेंट से निकालेगी और जो लोन है उसको पे करेगी. और जब हम प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकालते हैं तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल है द कैपिटल रिसीट्स टू इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट की जो कैपिटल रिसीट है बाय द सेल ऑफ सम ऑफ द शेयर्स इन मारुति उद्योग लिमिटेड हैज़ कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. सो कैपिटल रिसीट है हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं: गवर्नमेंट लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर कैपिटल रिसीट्स. व्हाट इज़ गवर्नमेंट लोन? गवर्नमेंट लोन्स आर द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट का मेन सोर्स है गवर्नमेंट के लोन. गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारी ही पब्लिक से लोन लेगी, सेंट्रल बैंक आरबीआई से लोन लेगी, या और भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जैसे आईडीबीआई है, नाबार्ड है, वहाँ से भी वो ले सकती है. दीज लोन्स आर जनरली टेकन बाय सेलिंग. अब हमने लोन लेना है तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी. ऐसे ही गवर्नमेंट है वो अगर लोन लेगी तो भी वो अपनी सिक्योरिटी रखती है, कुछ रखती है सिक्योरिटी, और इसे बोलते हैं गवर्नमेंट के लोन लेने. ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है फॉरेन कंट्री से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. फॉरेन कंट्री से लेती है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. सो दीज आर द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट इज रिकवरी ऑफ लोन्स. रिकवरी ऑफ लोन्स मीन्स गवर्नमेंट ने अभी किसी को पैसे दिए हैं एज अ लोन, तो गवर्नमेंट उससे पैसा कलेक्ट करती है. व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट लोन्स टू एनी ऑफ दीज यूनिट्स, किसी को भी अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है तो उससे गवर्नमेंट एक बार तो हमारी एसेट रिड्यूस हो जाती है. जैसे अभी एग्जांपल दो, आप ही हो पर्सन, आपने अपने फ्रेंड को 5000 रुपीज़ देने हैं, तो आप अपने पैसे कहीं से निकालोगे, बैंक से निकालोगे या अपनी पॉकेट मनी से निकालोगे, तो एक बार तो आपकी एसेट कम हो गई, लेकिन बाद में आपको मिलना है वो पैसा. सो ऐसे ही जब गवर्नमेंट लोन रिकवर करती है तो उसकी इंक्रीज़ हो जाती है कैपिटल और एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो दैट इज़ वाई रिकवरी ऑफ लोन इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल रिसीट. अदर कैपिटल रिसीट्स क्या हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन कैपिटल रिसीट डिस्कस अबव? 2 मेन रिसीट हैं, गवर्नमेंट लोन्स और द रिकवरी ऑफ लोन्स. गवर्नमेंट की कुछ और रिसीट्स होती हैं जैसे डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपना पैसा लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकाल लेती है जब गवर्नमेंट पैसा, मीन्स उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देती है. सो दिस इज़ द अदर कैपिटल रिसीट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? सो इसमें आप लिखोगे डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन द पब्लिक एंटरप्राइजेज बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर देती है विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. अब डिसइन्वेस्टमेंट पैसे गवर्नमेंट ने वहाँ से ले लिए हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देती है ऑनरशिप ऑफ पब्लिक. जो गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी होती हैं वो प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफ़र कर देती है, तो इससे गवर्नमेंट की एसेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और गवर्नमेंट को कैपिटल मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स